वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पोगुमेडम वेडु दूरमिल्ले। इसका मतलब है मंजिल अभी दूर नहीं। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब कुछ मूवीज ऐसे होते हैं कि उन मूवीज को देखने के बाद एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उनमें से ये भी एक मूवी है। दो छोटे से ट्विस्ट भी है इस मूवी में। प्रेडिक्टेबल तो लगे लेकिन वर्थ वॉचेबल। वो फील और दर्द को हम महसूस करते हैं। अगर आपको सत्यम सुंदरम जैसी मूवी पसंद आई होगी तो ये मूवी भी जरूर पसंद आएगी। और रिक्वेस्ट हो वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हमारे हीरो कुमार को दिखाया जाता है, जो फिलहाल किसी बंदे के घर में घुसकर उसे झगड़ा करते रहता है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, कुमार को ही डांटने लगते हैं। कुमार उन सारे लोगों से कहने लगता है कि मेरी बीवी ने इस बंदे को 30,000 रुपए दिया, लेकिन अभी तक इसने लौटाया नहीं, और अब मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, प्रेग्नेंट है। वो 3 महीनों के बाद जब दोबारा इसके पास आया हूँ तो दोबारा 1 महीनों के बाद आने के लिए कह रहा है। वो बंदा भी कुमार से झगड़ा करते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बेचारा कुमार मायूस हो जाता है, फटाफट से अपनी बीवी के पास आता है हॉस्पिटल। कुमार की बीवी के पास कुमार का दादा होता है उसकी देखरेख करने के लिए। कुमार अपनी बीवी को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर ही उस बंदे को पैसे दिया और अब तुम्हारी डिलीवरी के लिए पैसे नहीं है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इस तरह से गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। दूसरे सीन में एक मॉर्चरी रूम को दिखाया जाता है और फिलहाल यहाँ पर एक बंदे की लाश को रेडी कर रहे होते हैं। इसका पोस्टमार्टम हो चुका होता है। उसी जगह पर मरे हुए बंदे के एक रिलेटिव को दिखाया जाता है। वो बंदा किसी दूसरे बंदे को फोन करके बताने लगता है, अरे यार मैं फिलहाल बॉडी लेकर नहीं आ सकता, मुझे एक जरूरी मीटिंग आ गई, मैं मार्चरी वैन में भेज रहा हूँ, तुम रिसीव कर लो। फोन रखने के बाद इस बंदे का दूसरा फ्रेंड पूछने लगता है, अरे यार तुमको तो कल लीव है ना, जाना चाहिए तुमको वैन के साथ। ये बंदा कहने लगता है कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरी मौत पक्की, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। क्या तुमको पता है मरा हुआ बंदा कौन है? इसका नाम है नारायणा। जब नारायणा जवानी में था बहुत गुलछर्रे उड़ाया, इसके गुलछर्रों की वजह से कुछ वारिस पैदा हुए। नारायणा जिस बंदी के साथ अफेयर में था उसको एक बेटा पैदा हुआ, उसी का नाम है मुत्तू। ये मुत्तू बहुत ही खतरनाक बंदा है। मुत्तू और इसकी बड़ी बहन को एक ही बात सताती रहती है कि ये दोनों रखेल के बच्चे हैं। गांव वाले भी इन दोनों को यही नाम से बुलाते रहते हैं। अपनी इज्जत दोबारा हासिल करने के लिए मुत्तू ने ये डिसाइड किया कि इसका फादर मरने के बाद यही अंत्यक्रिया का काम करेगा। मुत्तू ने अपने फादर नारायणा को चेन्नई भेज दिया, वहाँ पर उसकी देखरेख करने लगा। नारायणा मेरे घर में ही था। एक दिन नारायणा बस ऐसे ही बाहर घूमने के लिए गया, लेकिन इसी दरमियान में जब एक छोटी बच्ची बस के नीचे आने वाली होती है तो उस बच्ची को बचाने के लिए नारायणा अपनी जान दे देता है। न्यूज़पेपर वाले नारायण की मौत की खबर फ्रंट पेज पे छपवा दी। अब इस खबर को जरूर शंकर पांडियन देखा होगा। ये शंकर पांडियन और कोई नहीं, नारायण ने जिस बंदी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर शादी की थी उसका बेटा होता है ये शंकर पांडियन। शंकर पांडियन ने भी एक डिसीजन ले चुका होता है, अपने पापा का अंत्यक्रिया का काम करेगा। जीते जी इसके पापा इसके साथ नहीं रहे, आखिरी काम ये अपने हाथों से करना चाहता है। अब जब इन दोनों को नारायण की मौत की खबर पता चली तो ये दोनों जरूर झगड़ा करेंगे। शंकर पांडियन और मुत्तू एक जान के लिए पता नहीं और कितनी जान चली जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 3 ही शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मैं वहाँ पर गया तो मेरा सर भी धड़ से अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने बहाना बना दिया। खैर उसके बाद इस मॉर्चरी के पास कुमार आता है। एक्चुअली कुमार एक मॉर्चरी वैन का ड्राइवर होता है। कुमार का ओनर मतलब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर कुमार को हल्के से डांटने लगता है, क्या रे यार तुमने इस गाड़ी को क्यों लाए, दूसरी गाड़ी लानी चाहिए थी, पता नहीं रास्ते में कितनी बार रुकेगी। कुमार भी कहने लगता है, अरे नहीं भाई मैंने इसकी अच्छे से सर्विसिंग करा दी, गाड़ी नंबर 1 कंडीशन में है, आप फिक्र मत करिए। उसके बाद नारायणा का वो रिलेटिव बंदा कुमार को नारायणा के रिलेटेड सारे सामान दे देता है, कहने लगता है कि कल सुबह तक पहुंच जाओ। कुमार को जाना होता है चेन्नई टू तिरुनेलवेली। इसी गांव में मुत्तू का घर होता है। दूसरी तरफ मुत्तू और उसकी बड़ी बहन अपने सारे रिश्तेदारों को अपने घर पर बुला लेते हैं। एक के बाद एक इसके रिश्तेदार आते रहते हैं। मुत्तू और उसकी बड़ी बहन अच्छे से इंतजाम कर चुके होते हैं कि इनके फादर की अलविदा बहुत ग्रैंड से करेंगे, इनकी गई हुई इज्जत वापस आ जानी चाहिए। इस तरफ कुमार जाते समय अपने छोटे से एक फ्लैशबैक को याद करने लगता है। अपना सफर स्टार्ट करने से पहले कुमार अपनी बीवी के पास आया था इसको देखने के लिए, इसको हौसला देने के लिए, और ये भी कहने लगता है कि इस सफारी को ड्रॉप करने के बाद मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे, मैं सुबह आकर बिल पे कर दूंगा। दोबारा सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है।
कुछ सालों पहले जब कुमार मॉर्चुरी के पास था तो इसकी मुलाकात इसकी बीवी से हुई। इसकी बीवी के फादर की डेथ हो चुकी होती है, जिसकी वजह से एक अनाथ हो जाती है। इसको समझ में नहीं आता कि अब ये कहाँ पर जाए, क्या करे। उस टाइम कुमार अपनी बीवी को अपने घर पर लाता है। कुछ दिनों के बाद ये हॉस्टल पर चली जाएगी ऐसा समझकर। कुमार के घर में ऑलरेडी कुमार का दादा भी होता है, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। कुमार की बीवी धीरे धीरे घर के काम करने लगती है और उसी तरह ये दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। इस तरह से फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर किसी जगह पर नलिना मूर्ति नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल ये मूर्ति अपने नाटक के सामानों को जला रहा होता है और उसी तरह बहुत दुखी भी होने लगता है। आखिरी बार मूर्ति अपने उस ताज को अपने सर पर पहनकर एक छोटा सा नाट्य करने लगता है। बाद में मूर्ति किसी टूल प्लाजा के पास जाकर हर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगते रहता है, लेकिन कोई भी गाड़ी इसको लिफ्ट नहीं देती। इसी दरमियान में कुमार की गाड़ी भी यहाँ से गुजरने लगती है। कुमार से रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई मुझे आगे के गांव तक छोड़ दो। कुमार कहने लगता है अरे भाई वैन में किसी की डेड बॉडी है, इन टाइम में उसको डिलीवर करना होगा मुझे। मूर्ति कहने लगता है अरे मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुमार मूर्ति को लिफ्ट नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद कुमार की गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। कुमार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, मूर्ति के पास जाकर इससे मदद मांगने लगता है। अब ये बेचारा मूर्ति ये सोचने लगता है कि मुझे अकेला देखकर तुम्हारा दिल पिघल गया ना, इसलिए तुम गाड़ी को इतनी दूर खड़ा करके मेरे पास चले आए। इंसानियत दिखा दी यार तुमने तो। आजकल के लोगों के पास इंसानियत ही नहीं है। गाड़ी में बैठते समय मूर्ति से कहने लगता है कि भाई थोड़ा गाड़ी को धक्का दो ना। अब ये मासूम मूर्ति कहने लगता है कि तुमने मुझे लिफ्ट दी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब ये गाड़ी जहाँ पर भी रुकेगी मैं इसको धक्का देता ही रहूंगा। इसी के बातों से हमको ये बात पता चलती है कि बेचारा मूर्ति कितना मासूम है। सो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कुमार और मूर्ति की जर्नी भी स्टार्ट होती है। खैर दूसरी तरफ शंकर पांडियन और उसके आदमियों को दिखाया जाता है। सारे लोग यही डिसाइड करने लगते हैं कि नारायण की डेड बॉडी को इसी घर के पास लाना होगा। शंकर पांडियन अपने चाचा की मदद से मुत्तू को कॉल करवाने लगता है। मुत्तू को समझाने लगता है कि रूल के हिसाब से तो तुम्हारे पिताजी की डेड बॉडी यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन आप लोग आपके पास ले जा रहे हो, ये कहाँ तक सही बात है। नारायण का असली वारिस शंकर पांडियन है और इसी तरह वो बड़ा भी है तुमसे। मुत्तू कहने लगता है कि मुझे पता था आप लोग यही बात करोगे। देखिए मैं डेड बॉडी को वहाँ पर नहीं भेजने वाला, अगर आप चाहो तो आप लोग मेरे घर पर आ सकते हो। मुत्तू की बातें सुनने के बाद शंकर पांडियन के आदमी बहुत गुस्सा करने लगते हैं। डिसाइड कर लेते हैं कि मुत्तू के घर पर जाकर नारायण की डेड बॉडी को लाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर के बाद उस गांव का पुलिस वाला मुत्तू के पास आकर समझाने लगता है कि मैंने सुना है कि शंकर पांडियन तुम्हारे गांव पर आ रहा है। देखो मुत्तू मुझे कुछ भी झगड़े नहीं चाहिए। मुत्तू भी कहने लगता है कि मैं भी झगड़ा नहीं करना चाहता सर, मैं बस मेरा फर्ज निभा रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे काम पर टांग लड़ाई तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। मुत्तू की बहन कहने लगती है कि जब हम छोटे बच्चे थे किसी ने हमारी इज्जत नहीं की, सारे गांव वाले यही कहते कि देखो रखेल के बच्चे जा रहे हैं, रखेल के बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आज हमको हमारी इज्जत वापस मिलने का मौका मिला, ये मौका हम नहीं छोड़ सकते। आप जाइए सर, जाकर उस शंकर पांडियन को समझा लीजिए। इस तरफ नलिना मूर्ति कुमार से बहुत बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुमार इससे बात ही नहीं करता, इवन इसका नाम तक नहीं बोलता। मूर्ति ही कुमार से बड़बड़ाते रहता है। जब कुमार बात नहीं करता, मूर्ति कुमार से कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ। अरे मैं तो वोल्वा बस में सुकून से सोकर आने वाला था, लेकिन मैंने किसी को मदद की जिसकी वजह से मेरे पास पैसे ही नहीं रहे, इसलिए मैं लिफ्ट मांगकर अपने गांव वापस जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ये दोनों किसी होटल के पास रुकते हैं चाय पीने के लिए। इसी दरमियान में मुत्तू का एक आदमी कुमार को फोन करके अपडेट पूछने लगता है कि अभी तुम कहाँ तक पहुँचे। कुमार इन लोगों को अपडेट देते रहता है कि सुबह 9 बजे तक मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। उसके बाद ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। तभी मूर्ति ये देखता है कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ। कुमार से कहने लगता है अरे यार फटाफट से गाड़ी रोको, देखो कोई जख्मी पड़ा है। लेकिन कुमार अपनी गाड़ी नहीं रोकता। ये देखकर मूर्ति कुमार को डांटने लगता है, अरे भाई तुम कैसे इंसान हो, दूसरे इंसान की मदद नहीं करते। कुमार भी गुस्से में कहने लगता है कि मुझे इन टाइम पर ये डेड बॉडी लेकर उस जगह पर जाना होगा, बीच बीच में हम रुकेंगे तो कब तक पहुँचेंगे। जैसा तुम बस में आते जाते हो ना, उसी तरह से समझो कि तुम अब फिलहाल बस में हो, सो जाओ चुपचाप। मूर्ति बहुत दुखी होते हुए कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, बिना किसी की मदद किए। एक दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं मौत के मुंह में जाने लगा, दिल में बहुत दर्द होने लगा, मदद मांगने लगा, कोई भी मेरा सुनने वाला नहीं था। तभी मेरे सामने एक एंजल आया, उसी एंजल ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, तब जाके
मेरी जान वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद देखा तो वो एंजल धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। वो इंसान ही था जो मेरी मदद की, लेकिन मेरी आंखों को वो एक फरिश्ता नजर आया। मैंने भी सोच लिया कि अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो मैं भी एंजल बन सकता हूँ। कैसे इंसान रहते हैं आजकल में, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता। खैर इस तरफ मुत्तू के घर पर और भी बाकी सारे रिश्तेदार भी मुत्तू के घर पर आने लगते हैं। इसी दरमियान में मुत्तू के घर के सामने एक जमींदार रहता है। आज उसकी बेटी की शादी होने वाली होती है। सो ये लोग म्यूजिक वगैरह चलाते हुए खुशी मनाने लगते हैं। वो आवाजें सुनने के बाद मुत्तू उस घर पर आकर वहाँ के लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है कि यहाँ पर हम लोग शोक मनाने के लिए बैठे हैं और तुम लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो। थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों में। एक बुजुर्ग बंदा आकर इस झगड़े को रोकने लगता है। मुत्तू को समझाने लगता है कि मुत्तू जाने अनजाने में इन लोगों ने गलती कर दी, माफ कर दो। इस तरफ कुमार ड्राइविंग करते हुए सिगरेट पीने लगता है। कुमार को देखकर मूर्ति अपने बैग से एक दारू की बोतल निकालकर दारू पीने लगता है। ये देखकर कुमार दोबारा मूर्ति को बहुत डांटने लगता है, क्या मेरी वैन तुमको बाहर नजर आती है? फटाफट से इस चीज को क्लीन करो। तो बेचारा मूर्ति उसी तरह से साफ करने लगता है और थोड़ा आगे जाने के बाद ये गाड़ी दोबारा रुक जाती है। मूर्ति कुमार से कहने लगता है, देखा बेटा, हर किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए। इस तरह से मूर्ति गाड़ी उतरकर धक्का देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये गाड़ी मूव होती ही नहीं। आसपास देखने लगता है कि कोई इसकी मदद कर दे, लेकिन कोई भी नजर ही नहीं आता। थोड़ी देर के बाद इसी रास्ते से एक लड़का और लड़की गुजरने लगते हैं। मूर्ति इन दोनों से मदद मांगने लगता है कि बेटा थोड़ा धक्का दे दो ना। तो धक्का देने पर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद वो लड़का लड़की कुमार से लिफ्ट मांगने लगते हैं, लेकिन कुमार इन दोनों को लिफ्ट देना नहीं चाहता, इसको लेट हो जाएगा। मूर्ति कहने लगता है, ठीक है तुम अकेले चले जाओ, मैं इन दोनों के साथ ही कोई गाड़ी पकड़कर चला जाऊंगा। इस तरह से कुमार की गाड़ी से उतर जाता है। अब मूर्ति उतर जाएगा तो गाड़ी को कौन धक्का देगा, इसलिए कुमार मूर्ति की बातों को मान लेता है। मतलब मूर्ति के साथ साथ उस लड़का लड़की को भी लिफ्ट देने लगता है। वो दोनों कहने लगते हैं कि एक्चुअली हमारी बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी, ये मेरी बहन है, मेरी आंटी की डेथ हो गई, इसीलिए मैं इसको पिकअप करने के लिए आया। मूर्ति इन दोनों को भी अपने बारे में बताने लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्टर है, स्टेज एक्टर, कि इसके नाटक को देखने के लिए काफी सारी भीड़ जमा होती है, लेकिन हमको ये दिखाया जाता है कि इसके नाटक को देखने के लिए बस 4-5 लोग ही बैठे होते हैं। कोई भी इसकी एक्टिंग की परवाह ही नहीं करता, इसकी तारीफ ही नहीं करता। खैर दूसरी तरफ कुमार का दादा किसी बंदे से फोन लेकर कुमार को कॉल करने लगता है। कुमार से कहने लगता है कि कुमार, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बीवी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, सुबह तक फटाफट से बेबी को बाहर निकालना होगा, बिल पे करने के लिए कह रहे हैं, तुम कब आओगे कुमार? कुमार अपने दादा से कहने लगता है कि दादा तुम फिक्र मत करो, मेरी बीवी से कहो कि मैं सुबह तक आ जाऊंगा। खैर थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है। इसी दरमियान में लड़के को उसका फ्रेंड कॉल करके एक बुरी खबर सुनाने लगता है कि इसके फादर को मार दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद वो लड़का बहुत फूट फूट के रोने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये लड़का लड़की भाई बहन नहीं है, BFGF होते हैं, अपने घर से भाग रहे होते हैं। तभी एक कार में कुछ बंदे कुमार के गाड़ी के पास आकर गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं। वो लड़की कहने लगती है कि भैया प्लीज आप गाड़ी मत रुकाइए, अगर गाड़ी रुकाएंगे तो वो लोग हम दोनों को मार देंगे। सो कुमार ठान लेता है कि ये इन दोनों की जान को बचाएगा। फटाफट से गाड़ी को भगाने लगता है। बहुत ही मुश्किल से कुमार उन लोगों की नजरों से बच जाता है, लेकिन दूसरे ग्रुप वाले कुमार की गाड़ी को फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद कुमार की गाड़ी रुक जाती है तो वो लोग कुमार को, मूर्ति को, उस लड़का लड़की को बहुत मारते पीटते हुए गाड़ी से उतारने लगते हैं। एक बंदा उस लड़की के फादर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि ये दोनों मिल चुके हैं, क्या करूं मैं इन दोनों का? लड़की का फादर कहने लगता है कि पेट्रोल डालकर उन दोनों को जला दो। जब उसने अपने कदम घर से बाहर रखा तभी मेरी इज्जत चली गई। मूर्ति कुमार के पास आकर कहने लगता है कि भाई थोड़ी देर के बाद वो लोग उन दोनों को मार देंगे, क्या हम उन दोनों की जान को बचाए? कुमार अपनी बीवी को याद करने लगता है। मूर्ति कहने लगता है नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम्हारी तो फैमिली है, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं जितना हो सके उन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा। इस तरह से मूर्ति उन लोगों से फाइट करने के लिए जाता है। जब वो लोग मूर्ति को भी मारने की कोशिश करने लगते हैं तो तभी कुमार यहाँ पर आकर इन लोगों से फाइट करने लगता है। सारे लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। बाद में कुमार उन दोनों को उस लड़के के घर के पास ड्रॉप करता है। वो लड़की और लड़का कुमार के पैरों पर गिरकर बहुत शुक्रिया अदा करने लगते हैं। ये चीज देखकर कुमार अपने आप को एंजल की तरह फील होने लगता है। जैसा मूर्ति ने कहा था ना, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो तुम भी एक फरिश्ता बन सकते हो।
उसके बाद ये दोनों दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं और इस बार कुमार मूर्ति से बहुत ही अच्छे से बात करने लगता है। दूसरी तरफ मुत्तू के गांव में वो जमींदार पुलिस स्टेशन आकर मुत्तू के खिलाफ कंप्लेंट देने लगता है कि मुत्तू ने हमारे आदमियों को मारा पीटा। मेरी तो एक ही बेटी है, क्या उसकी शादी पर हम खुशियाँ नहीं मनाएंगे? पुलिस वाला मुत्तू और उस जमींदार को बुलाकर कॉम्प्रोमाइज करवाने लगता है कि मुत्तू अपने सारे काम 2 बजे तक खत्म कर ले, उसके बाद वो जमींदार अपनी बेटी की शादी को कंटिन्यू कर लेगा। सो ये दोनों इस बात को मान लेते हैं। मुत्तू यही सोचने लगता है कि सुबह 9 बजे तक बॉडी आ जाएगी, दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मूर्ति को किसी जगह पर दारू की दुकान नजर आने पर कुछ लोगों के साथ बैठकर दारू पीने लगता है। कुमार मूर्ति को डांट डपट कर वहाँ से ले जाने लगता है। जब ये दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ये दोनों उन लोगों को देखने लगते हैं। वही उस लड़की के फैमिली वाले, अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ था उनसे। इन लोगों को देखकर कुमार और मूर्ति उसी बार में छुप जाते हैं। अब इसी दरमियान में मुत्तू का एक बंदा कुमार को कॉल करके अपडेट मांगने लगता है। कुमार कहने लगता है, नहीं भाई थोड़ा लेट होगा, 10 बजे तक आ जाऊंगा मैं। शॉकिंग बात यह है कि वैन में डेड बॉडी मौजूद नहीं होती इसकी जात का। बेचारा कुमार वहीं पर बैठा रहकर सोचने लगता है कि डेड बॉडी कहाँ गई होगी, कौन ले गया होगा, अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं। अब इस टेंशन वाले माहौल में मूर्ति कुमार से कहने लगता है कि भाई अगर तुम मुझे 50 रुपए पैसे दोगे तो मैं खाना खाकर आ जाऊंगा, साथ में तुम भी आ जाना, बहुत भूख लगी है मुझे। यह सुनने के बाद कुमार मूर्ति को बहुत डांटने लगता है, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि यहाँ पर क्या हुआ? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम दारू पीने गए इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी रुकाई, वरना मैं अपनी गाड़ी रुकाता ही नहीं। उम्र में बड़े हो इसलिए मैं तुमको इज्जत दे रहा हूँ, वरना मैं तुमको तो एक छापड़ लगा देता। दफा हो जाओ यहाँ से तुम। अब बेचारा मूर्ति दुखी होकर अपनी छोटी सी बैग लेकर वहाँ से चला जाता है कुमार को छोड़कर। दूसरी तरफ मुत्तू के घर में सब कुछ तैयारियां हो चुकी होती है, अब बस डेड बॉडी आना बाकी होता है। इस तरफ मूर्ति दोबारा कुमार के पास आकर कहने लगता है कि भाई ये सब कुछ मेरी वजह से ही बिगड़ाना, मैं ही सही करके जाऊंगा। तो कुमार भी कूल होकर मूर्ति को खाना खिलाने लगता है। तभी लड़की वाले वो बंदे कुमार को फोन करके पूछने लगते हैं, क्या तुम्हारी गाड़ी में लाश है? नहीं है ना, क्योंकि लाश हमारे पास है। अगर तुमको तुम्हारी लाश चाहिए तो लड़की को हमारे हवाले कर दो और अपनी लाश लेकर जाओ। कुमार को एड्रेस बताने पर कुमार और मूर्ति उस जगह पर जाने लगते हैं, लड़की वाले के घर। इन दोनों को यहाँ पर देखकर वो लोग इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में का एक बड़ा बंदा इन दोनों की जान को बचाकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। कुमार उस बंदे से लाश के बारे में पूछने लगता है। वो बंदा कुमार से कहने लगता है, अरे यार वो लाश हमारे पास नहीं है, किसने उस लाश को ले गया और वो चीज हमारे बंदों ने देख लिया। लड़का और लड़की के बारे में पता करने के लिए तुमको यहाँ पर बुलाया है बस। ये सुनने के बाद कुमार के तो होश ही उड़ जाते हैं कि अगर लाश को इन लोगों ने नहीं लिया तो किसने लिया, अब कहाँ पर ढूंढूं मैं। तो बात यह है कि वो नारायण की लाश शंकर पांडियन के आदमियों के पास होती है। मतलब शंकर पांडियन का एक भतीजा होता है, कुमार की वैन को फॉलो करके टाइम देकर उस लाश को चुरा लिया। शंकर पांडियन इस बंदे से कहने लगता है कि तुम फटाफट से उस लाश को घर पर ला दो, चुपचाप हम काम कर देंगे। लेकिन ये बंदा कहने लगता है कि ऐसे कैसे हम चुपचाप काम कर देंगे, सारी दुनिया को पता लगनी चाहिए। मना करने के बावजूद भी ये बंदा लाश के साथ सेल्फी लेकर मुत्तू को सेंड करता है। अब ये फोटो देखकर मुत्तू के तो होश ही उड़ जाते हैं कि मेरे पिताजी की लाश शंकर पांडियन के आदमी के पास कैसे गई। कंफर्म करने के लिए मुत्तू कुमार को कॉल करने लगता है, लेकिन कुमार किसी का भी फोन पिक नहीं करता। मुत्तू कुमार के ओनर को भी फोन करके पूछने लगता है। कुमार का ओनर यही कहने लगता है, अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पहले मुझे फोन करके बताएगा, जिसका मतलब वो फोटो फेक है, आप फिक्र मत करिए। कुमार का ओनर भी कुमार को फोन करने लगता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। सो फाइनली कुमार का ओनर दूसरे बंदे का फोन लेकर कुमार को फोन करने पर तब जाके कुमार अपना फोन पिक करता है। तो कुमार सच बता देता है कि क्या हुआ, इसकी गाड़ी से लाश चोरी हो गई। लेकिन फिर भी कुमार की मदद करते हुए इसको एक सोल्यूशन बताने लगता है कि थोड़ा आगे जाने पर एक गांव आएगा, उस गांव के मॉर्चुरी पर जाओ, एक बंदा तुमसे मुलाकात करेगा। तो ये दोनों उसी तरह से उस गांव के मॉर्चुरी पर जाकर वेट करते रहते हैं दूसरे बंदे का। प्लान ये होता है कि इस गाड़ी में दूसरे बंदे की लाश को रख दिया जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बॉडी पूरी ढकी हुई है ना, कौन देखेगा, ऊपर से एक्सीडेंट केस। कुमार फटाफट से पासी की दुकान के पास जाकर पैकिंग मटेरियल्स खरीदने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो मार्चुरी वाला बंदा कुमार के पास आकर कहने लगता है कि अरे यार अभी अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, कुछ पुलिस वाले चेकिंग के लिए आए हैं, मैं तुमको वो अननोन डेड बॉडी नहीं दे सकता, तुम कोई दूसरा रास्ता अपना लो। कुमार रिक्वेस्ट करने लगता है, अरे भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो,
आप ही पर भरोसा है, अब प्लीज कुछ करिए ना। तो वो बंदा बहुत सोचकर कुमार को एक सोल्यूशन बताने लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है, देख लो। उसी वक्त मुत्तू कुमार को फोन करके अपडेट मांगते हुए लाश के साथ सेल्फी भेजने के लिए कहता है, मतलब प्रूफ के लिए। अब ये बेचारा कुमार मूर्ति को लाश बनाकर इसके साथ फोटो खींच के मुत्तू को सेंड करने लगता है। तब जाके मुत्तू को तसल्ली होने लगती है कि इसकी फादर की लाश तो सेफ है। खैर उसके बाद कुमार और मूर्ति अपने दूसरे प्लान को अमल करने लगते हैं, और वो ये है कि पास ही के कब्रिस्तान पर जाकर एक फ्रेश डेड बॉडी को हासिल करे। उसी दिन लकीली कुछ क्रिश्चियन लोग किसी की डेड बॉडी को कब्रिस्तान पर लाकर दफनाते हैं। ये दोनों फटाफट से कब्रिस्तान पर जाकर उस डेड बॉडी को हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त डेड बॉडी का एक रिलेटिव वहाँ पर आकर इन दोनों को पकड़ लेता है। डर के मारे ये दोनों फटाफट से वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ शंकर पांडियन के आदमी लाश को अपने गांव पर लाने पर इसका अंत्यक्रिया हो जाता है। इस तरफ कुमार अपने ओनर को कॉल करके बताने लगता है कि भाई कहीं पर भी दूसरी लाश नहीं मिली। इसका ओनर कहने लगता है, देखो कुमार, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है, अब तुम्हारी मौत तुम मरो, मुझे फोन मत करो। उसके बाद कुमार की बीवी कुमार को कॉल करके फटाफट से वापस आने के लिए कहती है। कुमार अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि मैं कहाँ पर आऊँ, कैसे आऊँ, क्या तुम यहाँ की सिचुएशन के बारे में जानती हो? अगर तुम उस बंदे को अपने पैसे नहीं देती तो मुझे आज ये नौबत नहीं आती। कुमार को गुस्सा आकर लॉरी के सामने आकर अपनी जान देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मूर्ति कुमार को बचा लेता है। कुमार को डांटने लगता है, अरे यार, हर एक का सोल्यूशन होता है, तुम बस सुकून से बैठो। कुमार बहुत दुखी होते हुए मूर्ति को अपने बारे में बताने लगता है कि भाई मैं सच में बहुत पनौती हूँ। मैं पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी, उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ दिया। आप देखो मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी बीवी डिलीवरी की स्टेज पर है और गाड़ी में लाश नहीं। कुमार का दुख जानकर मूर्ति फटाफट से कुमार का फोन लेकर अपने किसी बंदे को फोन करके जुगाड़ निकाल ही लेता है। कुमार से कहने लगता है कि तुम फटाफट से हाईवे पर जो जीएच है ना, वहाँ पर चलो। रास्ते में जाते समय कुमार मूर्ति से कहने लगता है कि भाई मेरी बीवी का पहले 2 बार मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर्स ने कह दिया था अगर तुम्हारी बीवी तीसरी बार प्रेग्नेंट बनेगी तो बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरी बीवी ने जिद पकड़कर प्रेग्नेंट हुई। उसको अपनी नहीं बल्कि मेरी फिक्र ज्यादा होती है। कुमार मूर्ति से पूछने लगता है कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? मूर्ति कहने लगता है कि अभी मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। जब तक मेरी माँ जिंदी थी मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेरी माँ मरने के बाद मेरी भी शादी की उम्र चली गई। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तुम भरोसा नहीं करोगे। मेरी माँ मरने के बाद मैं भी मरने की 2 बार कोशिश की, लेकिन गाँव वालों ने मेरी जान बचा ली। मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिला। मैंने अपना सुकून इन नाटकों में पाने लगा, लेकिन आजकल ये नाटक भी मर चुके हैं। जितना भी दिलो जान से एक्टिंग करूं, कोई भी मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं करता। इस तरह से मूर्ति बहुत दुखी होने लगता है। मूवी के स्टार्टिंग में मूर्ति वही अपने सामानों को जला रहा था कि आजकल कोई भी नाटक ड्रामा नहीं देख रहा। खैर इसी दरमियान में मुत्तू के वो आदमी कुमार के पास आने लगते हैं। कुमार घबराते हुए अपना एड्रेस बताने लगता है कि मैं इस हाईवे पर हूँ, और ये भी कहने लगता है अरे भाई मेरी गाड़ी बीच बीच में ट्रबल दे रही है। सब फोन काटने के बाद मूर्ति बहुत ही सुकून के साथ सिगरेट पीने लगता है कि तुम फटाफट से गाड़ी को भगाओ, हम वहाँ पर जाकर लाश को हासिल करेंगे। तभी मूर्ति चलती हुई गाड़ी से बाहर जंप लगाकर अपनी जान दे देता है। सब कुछ झटके में हो जाता है। कुमार को कुछ भी समझ में नहीं आता। फटाफट से गाड़ी उतर कर जाता है तो घासों के बीचों बीच इसकी लाश पड़ी होती है। इसकी लाश को देखकर बेचारा कुमार बहुत फूट फूट के रोने लगता है। दूसरे सीन में मुत्तू के वो आदमी कुमार की गाड़ी को फाइंड आउट करके इसके पास आते हैं। कुमार इन लोगों से बहाना बनाने लगता है कि भाई मेरी गाड़ी दोबारा रुक गई, थोड़ा धक्का दे दो ना। धक्का देने पर गाड़ी स्टार्ट करके कुमार वहाँ पर जाने लगता है। दूसरी तरफ मुत्तू के गाँव में उस जमींदार की बेटी की शादी हो जाती है। जब कुमार अपनी गाड़ी लाता है तो सारे लोग शौक मनाने लगते हैं। इन सारे लोगों को देखकर कुमार को मूर्ति की बातें याद आती है कि तुम्हारी तो फैमिली है, मेरी कोई भी फैमिली नहीं। अगर मैं मर गया तो एक बंदा भी मुझे देखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन आज यही मूर्ति मरने के बाद जाने अनजाने में बहुत सारे लोग जमा होकर इसका शौक मनाने लगते हैं। खैर लाश डिलीवर करने के बाद मुत्तू कुमार को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। उसके बाद कुमार मूर्ति को याद करके उन लोगों के साथ बहुत डांस करने लगता है। फाइनल सीन में ये दिखाया जाता है कि कुमार की बीवी और बच्चा सही सलामत है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।